आता है याद बचपन, बीता हुआ जमाना है। आता है याद बचपन, बीता हुआ जमाना। ये कब हुआ आपकी लाइफ में? आप बाद में जाके पता लगा कि आप भक्ति की ओर लीन करना चाहते हैं अपने सिंगिंग में। I'm a qualified singer, like I have degrees in music from Faculty of Music and Fine Arts, Delhi University. उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया दिल्ली की एक छोटी सी कंपनी चंदा कैसेट्स करके। उसके बाद मैंने कभी भक्ति संगीत में मुड़कर नहीं देखा, और आज इस उम्र में पहुंचने के बाद भी मैं केवल और केवल भजनों के लिए जाना चाहता हूँ। भी डिवोशनल गाने आज के समय में चल रहे हैं 2025 में, आप उसका कल्चरल इन्फ्लुएंस क्या मानते हैं? के.एल. सहगल, इतने पुराने सिंगर्स थे हमारे, तलत महमूद, मोहम्मद रफ़ी जी, लता मंगेशकर, वो ये कह रहा है। फिर 90s में कुमार शानू, अलका याग्निक, वो सब लोग आए, और उसके बाद फिर एक एरा आया अरिजीत सिंह। जनरेशन चेंज हो जाती है। आजकल जो रील्स कल्चर है, 30 सेकंड का एक पैच है गाने का और वही चलना चाहिए, उसके आगे पीछे इतना ध्यान नहीं देते। स्ट्रेस आ गया है। मैंने कहा ना, इंसान जितना परेशान जैसे खुद है ना, उसके गाने में भी बेचैनी दिखती है। बेचैनी ठहराव नहीं है, वो भागता जा रहा है, भागता जा रहा है एक ऐसी अंधी दुनिया में, ऐसी अंधी दौड़ में, उसके पास समय नहीं है जी। तो जब तक रुकेगा नहीं, ठहरेगा नहीं, समझेगा नहीं, सुनेगा नहीं दिमाग से, तो अच्छा कंटेंट और अच्छी क्रिएशंस कैसे होंगी? Hello everyone, hi. I am very happy to welcome all of you to the very first podcast of Anjana Podcast. My name is Abhinav and I'll be your host. आज हमारे साथ हमारे पहले गेस्ट जुड़े हैं, वो भारतवर्ष के सबसे महान सिंगरों में से एक हैं। हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर कुमार विशु जी। वेलकम सर। नमस्कार, जय श्री राम। अंजना पॉडकास्ट के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अभिनव, आपको ढेर सारा प्यार। थैंक यू सो मच सर। सर पहले तो कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसी लग रही है दिल्ली की गर्मी? दिल्ली की गर्मी भी और सर्दी भी, दोनों ही अपने आप में बड़ी ही महत्वपूर्ण है, मैं कहूँगा, और बड़े मायने रखती हैं। बिल्कुल सर। सर, हमारा जो पहला सवाल आपसे है वो आपके बचपन के बारे में है। जी। तो कैसा था आपका बचपन? जैसे बाकी लोगों का बचपन होता है, मैं तो ये कहूँगा कि शरारत से भरा हुआ है, और सपनों को संजोए हुए, बहुत सारे सपनों की उड़ान लेते हुए वो बचपन मेरा भी रहा। और उसके बाद कहते हैं ना, बच्चा जो अपने बाल्यकाल में यानी छुटपन में ज़्यादा शरारती होते हैं, वो बड़े होते होते संजीदा हो जाते हैं, सीरियस हो जाते हैं। वही तो मैंने बस कुछ ऐसा। बिल्कुल, आप मैं जैसे भी बोल रहे हैं कि शरारतें करी हैं आपने, आपको देख के लगता नहीं कि आपने शरारतें करी होंगी। तो सर, मेरा दूसरा सवाल इसका फॉलोअप ही है कि आप कौन से स्कूल गए? इनिशियली देखिए, मेरा जो जन्म स्थान है वो मुंबई घाटकोपर है, किंतु मेरे फादर जो थे वो एक ट्रांसफरेबल जॉब में रहे, सो वी गॉट ट्रांसफर टू दिल्ली। बट दिल्ली जो मेरी माता जी रहीं, उनको कभी रास नहीं आया। तो हरियाणा में एक जगह है सोनीपत, वहाँ हम कई वर्ष रहे। मेरा बाल्यकाल, सादा बाल्यकाल वहीं बीता, और जब हम लोग मुंबई से आए, मैं करीबन 9 से 10 वर्ष का रहा हूँगा जी। तो हरियाणा से भी मैंने हरियाणा का दूध, दही, घी सब कुछ खाया है। क्या बात है सर, क्या बात है। हालांकि सेहत मेरी वैसी नहीं लगती। नहीं, बिल्कुल लगती है सर, क्या बात कर रहे हैं आप। सर, तो आपको सिंगिंग का जो था, सिंगिंग आपको करनी थी, ये आपको स्कूल से ही लगी या फिर आपने बाद में जाके डिस्कवर करा कि आपको सिंगिंग लाइन में ही जाना है? देखिए, संगीत एक ऐसी कला होती है, उसके लिए किसी ख़ास उम्र पर जाकर वो इंक्लिनेशन या झुकाव नहीं होता है, वो बचपन से ही होता है। संगीत हो, कला हो, और कला से जुड़ा कोई भी क्षेत्र हो, तो बस यही ऐसा ही कुछ बचपन से मुझे रहा। मुझे संगीत देखकर, मंच देखकर कुछ होता था, यानी कोई सिंगर गाता मंच पर दिख जाता था मुझे, या वो ज़माना था ऑर्केस्ट्रा पार्टीज़ का बड़ा होता था एक जुनून। तो मैं कभी किसी विवाह समारोह में गया या किसी मैरिज पार्टी में, वहाँ देखा ऑर्केस्ट्रा पे कोई गा रहा है, मेरा मन करता था मैं भी माइक पकड़ूं और तुरंत गाना शुरू हो जाऊँ। बस ऐसे ही किसी एक प्रोग्राम से, फैमिली गेट टुगेदर से मेरी शुरुआत हुई थी। क्या बात है सर। और आज देखिए आप। लेकिन उसके बाद विधिवत ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी होती है, जी। बिकॉज किसी भी गायक के लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली क्लासिकल म्यूज़िक की। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मेरा यही दूसरा आपसे सवाल था कि जैसे आपने बताया कि ट्रेनिंग ज़रूरी है, आपको सिंगिंग के साथ जुड़ना पड़ता है बचपन से ही, अगर आप सिंगिंग लाइन में जाना चाहते हैं, संगीतकार बनना चाहते हैं। तो आपसे यही सवाल है कि आपके
संगीत में आपका स्पिरिचुअलिटी का रोल क्या है? जहाँ तक स्पिरिचुअलिटी का और भक्ति का प्रश्न है, देखिए कोई भी गायक एक निर्धारित लक्ष्य लेकर नहीं चलता है तो केवल प्लेबैक सिंगिंग का सोच कर चलता है। किसी भी सिंगर से आप पूछेंगे कि आप बनना क्या चाहते हो, कहते हैं कि मैं 70 mm पर अपना गाना सुनना चाहता हूँ। उसका सबसे बड़ा टारगेट यही होता है, उसकी आवाज़ वो सुनना पसंद करता है। तो बस ऐसे ही कुछ सपने मेरे भी थे। मैं भी फिल्मी गीतों से शुरुआत करके एक लंबा सफ़र तय करने के बाद भक्ति संगीत में एक मुकाम बना पाया, किंतु उसके पीछे एक बहुत लंबा संघर्ष, बहुत लंबा समय भी रहा है। तो ये कहना कि स्पिरिचुअलिटी राइट फ्रॉम द बिगनिंग थी मेरे अंदर, ऐसा नहीं है। संस्कारों में, परिवार में ज़रूर भक्ति रही, वो संस्कार हमें मिले क्योंकि परिवार भक्तिमय वातावरण का था। वहाँ से एक बीज ज़रूर मिला हमें। जी। तो ये सर, ये जो आपने बताया कि आपको कहीं बाद में जाके पता लगा कि आप भक्ति की ओर लीन करना चाहते हैं अपने सिंगिंग में। जी। ये कब हुआ आपकी लाइफ में? आप कोई उम्र बताना चाहेंगे आप कि इस उम्र के आसपास हुआ? हाँ, इनिशियली जब मैं अपने स्ट्रगल डेज में था एंड आई वाज टीचिंग इन अ वेरी रेप्यूटेड पब्लिक स्कूल एज अ म्यूजिक टीचर, और आई एम अ क्वालिफाइड सिंगर, लाइक आई हैव डिग्रीज इन म्यूजिक फ्रॉम फैकल्टी ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी. I'm a pass out. I have done my MPhil in music, philosophy in music, Master of Philosophy in Music from Delhi University. तो वहाँ से सीखने के बाद और बड़े अच्छे नामचीन गुरुओं से शिक्षा पाने के बाद जब मैं संघर्ष के दौर में था और स्टूडियोज़ में इधर उधर काम के लिए भागता था, यहाँ तक कि मैं कोरस के लिए भी तैयार हो जाता था, क्योंकि देखिए किसी भी कलाकार के जीवन में कुछ हो ना हो, मौका तो बाद की बात है, लेकिन जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। और मैं आज के युवा गायकों को ये बोलता हूँ कि फर्स्ट गेट फाइनेंशियल स्टेबल एंड ओनली देन कम इनटू दिस फील्ड। और कला कितनी भी हो आपकी, लेकिन अंत में पैसा जो होता है सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। तो बस वो जो संघर्ष का दौर था, मैं कोरस के लिए जाता था, वहाँ मुझे पहला अवसर मिला। जो कंपनी के जिस कंपनी के लिए मैं गा रहा था, जिस स्टूडियो में मैं गा रहा था, वहाँ के जो रिकॉर्डिस्ट थे, उन्होंने को मेरी आवाज़ बहुत अच्छी लगी। उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया। दिल्ली की एक छोटी सी कंपनी जो भजनों में और रीजनल म्यूज़िक में काफ़ी नामचीन थी उस समय में, चंदा कैसेट्स करके, उनको मेरा नाम सुझाया एक ऐसे प्रोजेक्ट के लिए जो प्रभु राम की सुंदर चौपाइयाँ गवाना चाहते थे किसी नए सिंगर से। तो बस वो पहला प्रोजेक्ट जो भजन का मुझे झोली में मिला, मैंने कभी नहीं सोचा था, मैंने भजन उससे पहले कभी गाए भी नहीं थे, बस केवल गज़लें गाता था। आई वॉज बेसिकली ए गज़ल सिंगर और मैं फिल्म सॉन्ग्स गाया करता था। लेकिन जब ये मुझे पहला प्रोजेक्ट भजनों का गाने के लिए मिला और मैं बस गाकर चला आया स्टूडियो से, मैंने कल्पना नहीं की थी वो मेरी आवाज़ में मेरे सुनने वालों को इतना ज़्यादा पसंद आएगा कि उसके बाद मैंने कभी भक्ति संगीत में मुड़कर नहीं देखा। और आज इस उम्र में पहुंचने के बाद भी मैं केवल और केवल भजनों के लिए जाना चाहता हूँ, जबकि मेरा पहला प्यार शुरू से गज़लें रही। अच्छा सर, बिल्कुल। मैं सारे दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि देखिए, सर भी एक बहुत रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी से पढ़ के ही आर्टिस्ट बने हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आर्टिस्ट बन सकते हैं बिना अपनी पढ़ाई पूरी करे, तो इस बात का ध्यान रखिए। एग्जैक्टली, है ना? एजुकेशन इज़ मस्ट, और एजुकेशन कभी बेकार नहीं जाती है। मैं यंगस्टर से बोलूँगा, आप कुछ भी लें, किसी भी फील्ड में एक महारत ज़रूर हासिल करें। आज के फील्ड में ये इतना ज़्यादा टैलेंट हंट हो गया, या मैं कहूँगा इतना ज़्यादा बहुतायत हो गई है, एक्सट्रीम ऑफ एवरीथिंग जो होता है ना, वो चीज़ों को कई बार गलत दिशा में भी ले जाता है। आपको दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, हम रियलिटी शोज़ देखते हैं, हम बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स देखते हैं जिनको देखकर हम बड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं। और इस फील्ड का तो नाम ही ग्लैमर वर्ल्ड है। ग्लैमर यानी चमक दमक। वो चमक दमक हमें कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से हम उस फील्ड में जाना चाहते हैं बिना किसी बैकग्राउंड के, बिना किसी बेसिक नॉलेज के। तो पहले अपने आप को एजुकेशनली क्वालिफाइड कीजिए, उसके बाद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनिए, उसके बाद ज़िंदगी इतनी भी छोटी नहीं होती कि आप संघर्ष करके वो मुकाम हासिल ना कर सकें। बिल्कुल सर, शॉर्टकट का रास्ता है। आजकल यंगस्टर्स को क्या, सब चीज़ बहुत कम समय में चाहिए, यानी कम समय और ज़्यादा पैसा, दैट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो फिर आप जितनी जल्दी आएंगे उतनी जल्दी जाएंगे भी। बिल्कुल सर, ज़िंदगी कोई T20 नहीं है, ज़िंदगी टेस्ट मैच है, उसको वैसे ही खेलना चाहिए। क्या बात है सर, बिल्कुल। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपका क्या क्रिएटिव प्रोसेस होता है? हर आर्टिस्ट का एक अलग क्रिएटिव प्रोसेस होता है, गाने लिखने का, गाने बनाने का। तो आपका क्या है? आप क्या करते हैं गाना लिखने से पहले या फिर गाना बनाने से पहले?
सबसे पहले जो बेस होता है किसी भी कंपोजिशन का, किसी भी क्रिएशन का, वो होता है उसका लिरिक्स, जी उसके बोल। उसके लिए देर आर सेट ऑफ राइटर्स विद अस। और कई बार क्या होता है, कुछ अच्छा थॉट हमारे दिमाग में आता है तो मुखड़े तो मैं कई बार खुद भी लिख लेता हूँ और फिर मैं वो राइटर्स को दे देता हूँ कि इसे आप मुझे पूरा करके, जो मेरा मूड है, मेरा स्टाइल ऑफ सिंगिंग है, जो मेरा एक व्यक्तित्व है, जिन भजनों के लिए मैं जहाँ जाता हूँ, जिन कंपोजिशंस के लिए मैं जाना जाता हूँ, बस बिल्कुल वैसा बना कर दें मुझे। तो सबसे पहले आता है राइटर, उसके बाद आता है उसकी कंपोजिशन। जी तो मैं कंपोज भी खुद करता हूँ अपनी सारी रचनाएं। मेरे यूट्यूब चैनल पर भी जितना कंटेंट है वो सारा मेरा ओरिजिनली क्रिएटेड है। जी तो लेकिन उसमें म्यूज़िक अरेंजर का एक बहुत बड़ा साथ होता है कि फिर उसको सजाया और संवारा कैसे जाए संगीत की दृष्टि से, संगीत के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर वो म्यूज़िक अरेंजमेंट आता है। उसके बाद गाया जाता है, फिर मिक्सिंग होती है वॉइस की। देयर आर डिफरेंट स्टेजेस। ऑफ कोर्स। उसके बाद जाकर एक अच्छा प्रोडक्ट बनता है। बिल्कुल सर, दर्शकों के लिए मैं चाहता हूँ कि आप एक बारी पूरा प्रोसेस फ्रॉम ए पॉइंट टू जेड पॉइंट एक बारी आप बताएंगे थोड़ी दर्शकों की भाषा में, आसान भाषा में, तो सबके लिए बहुत आसानी होगी समझने के लिए भी और मेरे लिए भी। अब मैं उदाहरण कैसे दूं? मैंने कहा ना, पहला स्टेज तो राइटिंग होता है। राइटिंग हो गया जो आपने राइटिंग बताया, होता हाँ है जी। ना। राइटिंग में जैसे मेरे जहन में कोई थॉट आया जी पेरेंट्स को लेके, माँ बाप को लेके, जी तो मैंने उस पर लिखना शुरू किया। बोल जो थे, मुखड़ा था, ये मैंने आज से कई साल पहले लिखा था, लेकिन उसको बाद में एक राइटर ने पूरा किया था। जी कि औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, जी औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। तो थॉट कितना अच्छा है, देखिए आप, इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल है कि वाकई अगर पेरेंट्स को सबसे बड़ा दुख होता है तो वो बच्चों की वजह से होता है, और अगर सुख मिलता है तो वो भी बच्चों की वजह से, क्योंकि बच्चों के लिए पेरेंट्स ही सब कुछ होते हैं। तो जब ये आइडिया आया, उसको पूरा किया, उसके बाद इसकी धुन बनाने के लिए हम बैठे। जी उसकी धुन बनाई गई। धुन बनाने के बाद फिर हम उसको म्यूज़िक अरेंजमेंट के लेवल पर ले गए। म्यूज़िक अरेंजमेंट के बाद कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजेगा, किस टाइप की क्रिएशन होगी, ये सब म्यूज़िक डायरेक्टर डिसाइड करता है, म्यूज़िक अरेंजर डिसाइड करता है। उसके बाद मैंने उसे गाया और वो बहुत ज़्यादा सुना सराहा गया। ऐसे अनगिनत गीत हैं, भजन हैं। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा, तो मेरी पहचान है। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फ़ायदा। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। तो आप देखिए, जो ज़मीन होती है वो मैटर, यानी बोल होते हैं। उसके बाद वो मूड आता है कंपोजिशन का, और उसके बाद गाया जाता है जब फीलिंग्स के साथ। हाँ जी तो फिर चाहे वो भजन हो, चाहे गीत हो, गज़ल हो, फिल्मी गीत हो, सूफ़ी हो, वो सब चीज़ ऑडियंस के मन को भाती है। लेकिन एक चीज़ और कहूँगा इसमें, जी जीवन में कोई भी चीज़ अगर आप गाते हैं तो सबसे पहले अपने लिए यानी उस ऑलमाइटी के लिए गाएं, बिल्कुल उसे फील करके गाएं, तब वो डेफिनेटली ऑडियंस को बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन अगर आप सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए गाएंगे, ऑडियंस को इम्प्रेस करने के लिए, तो वो शायद उतना क्लिक नहीं करेगी। बिल्कुल सर। तो आप जैसा बता रहे हैं बिल्कुल कि आपको दिल से गाना चाहिए, और जब भी आप गाते हैं तो पूरा मन डाल के गाना चाहिए, बेसिकली आप यही बोलना चाहते हैं ना? जी बिल्कुल। सर, आपके जो डिवोशनल गाने हैं या फिर अभी जितने भी डिवोशनल गाने आज के समय में चल रहे हैं 2025 में, आप उसका कल्चरल इन्फ्लुएंस क्या मानते हैं कि क्या वो अभी भी उतना ही है जो शायद 2005, 6, 10 के आसपास था? देखिए, चाहे संगीत है, चाहे राइटिंग है, चाहे उसका प्रोडक्शन है, वो हर 1-10 साल के बाद चेंज होता है। बिल्कुल इट्स अ लॉन्ग चेंजिंग प्रोसेस, यानी कंटिन्यूस चेंजिंग प्रोसेस है ये, और ये चेंज होना भी चाहिए, क्योंकि हर 10 साल बाद एक जनरेशन चेंज हो जाती है, उसकी लाइकिंग बदल जाती है, उसके सुनने समझने की, वक्त के साथ जीने की, हर चीज़ को सुनने की ट्रेंड बदल जाता है। देयर वाज अ टाइम व्हेन इंडियन म्यूज़िक स्टार्टेड विद के.एल. सहगल, इतने पुराने सिंगर्स थे हमारे, तलत महमूद, देन केम मन्ना डे साहब, मोहम्मद रफ़ी जी, लता मंगेशकर, आशा भोसले, किशोर कुमार जी, मुकेश जी, वो एक कह रहा आया। उसके बाद फिर 90s में कुमार शानू, अभिजीत जी, उदित नारायण जी, अलका याग्निक, वो सब लोग आए, सोनू निगम, जी और उसके बाद फिर एक एरा आया अरिजीत सिंह। सो ये सब एक
चेंजिंग प्रोसेस है। जैसे जैसे जनरेशन चेंज होती हैं वैसे वैसे म्यूज़िक राइटर्स, क्रिएटर्स, म्यूज़िक डायरेक्टर्स, सिंगर्स और सुनने वालों की भी एक जनरेशन चेंज हो जाती है। बिल्कुल। और वही म्यूज़िक का स्टाइल भी फिर बदल जाता है। तो चेंजेस तो आए हैं, आते हैं, पर वो किस डायरेक्शन में जाते हैं ये देखने वाली बात है। तो मेरा यही इसी का फॉलोअप क्वेश्चन था आपसे हाँ, कि कि कितना चेंज आया है। कितना चेंज आया है और क्या परेशानी आई है आज के डेट में, अगर किसी इंसान को या किसी सिंगर को, संगीतकार को डिवोशनल सिंगिंग लाइन में जाना हो तो। डेफिनेटली चेंज तो आया है। देखिए, पहले का इंसान जो था वो वाकई थोड़े में बहुत सेटिस्फाई हो जाता था। जी। उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट बचपन से ऐसा होता था कि वो एक जॉइंट फैमिली में रहता था और उसको आदत थी बड़ा कंटेंटेड। तो आप माने ना माने, किसी भी दौर का जो संगीत है, लेखन है, प्रोडक्शन है, वो उस दौर, फिल्में हैं, फिल्मों का तो मैं जिक्र ही भूल गया, फिल्में हैं, वो उस ज़माने की, उस युग की जो परिस्थितियाँ होती हैं उनसे बड़ा इंस्पायर्ड होता है, उस ज़माने के लोगों से बड़ा इंस्पायर्ड होता है। तो पहले इंसान बड़ा सीरियस होता था, तो उस ज़माने का म्यूज़िक में बड़ा ठहराव था, जी। क्लासिकल बेस होता था। और धीरे धीरे जैसे जैसे स्वभाव में चंचलता आती गई, युग बदलते गए, व्यक्तित्व में बदलाव आता गया, इंसान की सोच में बदलाव आता गया और इंसान के ठहराव की जगह ले ली स्ट्रेस ने, परेशानियों ने, दिक्कतों ने। ये स्ट्रेस शब्द तो हमने कभी सुना ही नहीं था और उस ज़माने में होता भी नहीं था। मैंने कहा ना, कम में लोग खुश हो जाते थे। तो जैसे जैसे ये स्ट्रेसफुल पीरियड आना शुरू हुआ, आप नोट करेंगे स्टाइल ऑफ सिंगिंग, कंपोजिशन, राइटिंग, सब चीज़ बदल गया। एक चीख चिल्लाहट सी आ गई है म्यूज़िक में। जी। हाई पिच इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया है कि सॉफ्ट सिंगिंग का, लाइक जगजीत सिंह साहब जैसे गज़लों के ठहराव का, अनूप जलोटा जी जैसे गायकों की रचनाओं का वो जो युग है वो धीरे धीरे विलुप्त सा होता जा रहा है। वो ठहराव कहाँ जा रहा है, बस वही संगीत को दर्शा देता है। बिल्कुल। तो ये चेंजेस आए हैं। इंसान अंदर से जितना परेशान है, वो स्ट्रेस, वो लेवल सिंगिंग का दिखता है कंपोजिशन में भी। जी। मतलब आप मानेंगे नहीं कि वॉइस कल्चर के हिसाब से अगर मैं थोड़ा सा डिफाइन करूं, हाँ जी। तो आप नोट करेंगे कि आज के समय में मेल सिंगर जो हैं वो हाई पिचेस पर गा रहे हैं, जी। शार्प टोन में गाते हैं। बिल्कुल। जबकि एक ज़माना था सिंगर को रिजेक्ट कर दिया जाता था अगर उसकी वॉइस में बेस यानी खरज नहीं होता था, यानी आपकी आवाज़ लड़कियों जैसी लगती है, शार्प टोन्ड लगती है, तो उसको सिंगर ही नहीं माना जाता था। लेकिन आज वही शार्प टोन्ड सिंगर्स जो हैं, दे आर सुपर हिट्स। उनकी कंपोजिशंस, उनके गाने, उनकी रचनाएं वो लोगों को लुभा रहे हैं। तो ये चेंज है, लेकिन हमें उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जी। है? और फीमेल्स आर सिंगिंग ऑन मेल स्केल्स, यानी लो नोट्स पर गा रही हैं फीमेल्स, और मेल्स आर सिंगिंग ऑन हायर नोट्स। दिस इज़ अ बेसिक, मतलब मैं नॉर्मल चेंजेस बता रहा हूँ जो आए हैं। राइटिंग में भी वैसा ही है, धूम धड़ाका, तीखापन, वो सब आ गया है। जी। 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 तो लेखन की जो गंभीरता है, सौम्यता है, सुशीलता है, वो भी कहीं गायब हुई है। जी सर। तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे कि ये आजकल जो रील्स कल्चर है, या पहले टिकटॉक हुआ करता था, टिकटॉकिफिकेशन कहते हैं इसको, टिकटॉकिफिकेशन, इसमें क्या होता है कि एक अंतरा लेते हैं लोग उस गाने का और उस अंतरे पे रील्स और वीडियोस बनाते हैं, और उसी पे आजकल के सिंगर्स, राइटर्स एंड डायरेक्शन सब उसी पे बेस्ड होता है कि वो 30 सेकंड का एक पैच है गाने का और वही चलना चाहिए, उसके आगे पीछे इतना ध्यान नहीं देते। बिल्कुल, आपका ये जो प्रश्न है पहले वाले से ही जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल। मैंने उसका जवाब भी दिया कि इंसान पहले बड़ा ठहराव वाला होता था। हाँ जी। उसका जो पर्सनालिटी थी बड़ी गंभीर होती थी, है ना। जी। तो वो जो चेंजस आए हैं, आपका प्रश्न अभी क्या है कि कल्चरल डिफरेंस है। हाँ, तो वो आना लाजमी था। जी। जब आप कहीं ना कहीं म्यूज़िक में चेंज देखेंगे, लिरिक्स में चेंज देखेंगे, कंपोजिशन में देखेंगे, तो वो एक पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है। बिल्कुल। वही चेंज हुआ भी है। स्ट्रेस आ गया है। मैंने कहा ना, इंसान जितना परेशान जैसे खुद है ना, उसके गाने में भी बेचैनी दिखती है, बेचैनी, ठहराव नहीं है। जी, और वही सुनने वालों में भी दिखती है। और रील्स की जहाँ तक बात है, जी, वो ठहराव कहाँ से आएगा? इंसान के पास समय नहीं है। समय नहीं है तो वो कंटेंट जो पहले 10 मिनट का होता था, अब वो 3 मिनट पर आकर रुक गया। जी जी जी। देयर वाज अ टाइम व्हेन पूरी फिल्म लोग देखने जाते थे, वो गाना सुनते थे, अगर वो 5 मिनट का है, 8 मिनट का है, 10 मिनट का, तो भी सुनते थे। लेकिन आज गाने की 2 लाइन्स आती हैं और सीन आ जाता है। हाँ जी। तो ठीक वो रील्स के साथ है,
मतलब जो कंटेंट पहले 5 मिनट का होता था, आज 3 मिनट 2 मिनट का। इंसान के पास समय ही नहीं है, वो रुकता ही नहीं कहीं, वो भागता जा रहा है, भागता जा रहा है एक ऐसी अंधी दुनिया में, ऐसी अंधी दौड़ में, उसके पास समय ही नहीं है। जी तो जब तक रुकेगा नहीं, ठहरेगा नहीं, समझेगा नहीं, सुनेगा नहीं दिमाग से, तो अच्छा कंटेंट और अच्छी क्रिएशंस कैसे होंगी? आप उंगलियां ऐसे चलाते हैं, तो बस संगीत भी ऐसे भाग रहा है, रचनाएं भी ऐसी भाग रहे हैं, ऐसे ही कलाकार आते हैं और ऐसी उंगली की तरह चले जाते हैं। आज एक विनर है, कल दूसरा विनर है, उसके बाद अगले साल चौथा विनर आ जाएगा। विनर्स की दौड़ लगी हुई है जी, सब एक रेस में भाग रहे हैं और किसी को नहीं पता finish लेकिन line क्या है। परमानेंट विनर कोई नहीं बनना चाहता। यानी एक और अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, बिल्कुल। अगर आपने स्टोरी सुनी हो टॉर्टॉइज और Rabbit। रैबिट की, हाँ जी। तो आज हर इंसान रैबिट बनना चाहता है, टॉर्टॉइज कोई नहीं। बट फाइनली जो ठहर कर आराम से अपनी ज़िंदगी को जीते हुए, समझते हुए अपने फील्ड को आगे बढ़ता है, वही जीतता है। जी, क्या बात है सर, बिल्कुल। चलिए, ये सारी बातें तो दुनिया के बारे में हो गई, सुकून culture मायने के बारे रखता में। है, इन शॉर्ट। अच्छा, हाँ जी, सुकून मायने रखता है सर। आपके बाल देखे, अभी मैं वही बोलने वाला, कॉम्प्लीमेंट करने वाला था कि जिनके पास सुकून है हाँ बिल्कुल सही वो है। बिल्कुल, आजकल 25-25 साल के जो नौजवान हैं उनके हेयर लाइन चली जाती है पीछे। कारण ये कि इंसान अपने पास नहीं बैठता ना, जी इंसान इधर उधर बैठता है, इधर उधर देखता है, आसपास देखता है, अपने अंदर तो देखता ही नहीं। बिल्कुल। कुछ बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं, काहे खुद से दूर ओ बंदे, काहे खुद से दूर, अरे अपने पास भी बैठ घड़ी भर, काहे खुद से दूर। इंसान कहता है मैं अकेला हूँ, अकेला कहाँ है? वो अपने आप में पूरा है, चाहे तो। जी बिल्कुल, जी वो तो मैं मानता ही हूँ। चलिए सर, ये सारी तो दुनियादारी की बातें हो गई, कल्चरल इन्फ्लुएंस तो जी, ठीक जी, है। अब बिल्कुल। मैं आपसे आपके बारे में बात करना जी चाहता हूँ। प्लीज़। सर, आप अब मुझे बताइए कि आपका फेवरेट मोमेंट क्या है अपने संगीतकारी करियर में, या फिर कोई ऐसी परफॉर्मेंस जिसको आपको लगा कि हाँ, यही यही है जिसके लिए शायद मैं इस पूरे के पूरे इंडस्ट्री में आया हूँ और यही मेरा पर्पस है लाइफ का। कोई ऐसी परफॉर्मेंस हुई है आपकी ज़िंदगी में अभी तक? देखिए, एज सच परफॉर्मेंसेस का जहाँ तक प्रश्न है, मेरे लिए परफॉर्मेंसेस में चूज़ करना बड़ा मुश्किल है, जी। क्योंकि मैं ऑडियंसेस द्वारा बनाया गया हूँ, मैं अपने श्रोताओं की क्रिएशन हूँ, उनके आशीर्वाद से आज आया हूँ। तो मेरे लिए कोई परफॉर्मेंस, कोई क्रिएशन, कोई भजन, कोई रचना मेरे लिए ख़राब नहीं होती है, जी, क्योंकि मुझे रिजेक्शन नहीं, एक्सेप्टेंस मिली है उनसे। ऑफ कोर्स। तो जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है, मुझे सारी परफॉर्मेंसेस अपनी बहुत अच्छी लगी। हाँ, कुछ एक परफॉर्मेंस जो मैं कहूँगा अपने करियर में ऐसी रही, या आप कहिए वो समय सही नहीं था, तो वो अच्छी तो नहीं, बुरी ज़रूर मैं कहूँगा, अच्छा। कि शायद उस परफॉर्मेंस के लिए मेरा चुनाव गलत था। यहाँ हरियाणा के पास एक जगह है जो एक धर्म विशेष या संप्रदाय विशेष के लोगों का जहाँ बाहुल्य है, जी। वहाँ पर किसी नेता ने अपने कन्वेंसिंग के लिए एक भजन संध्या का आयोजन कर लिया, जो माकूल नहीं था, यानी अप्रोप्रिएट नहीं था। जी। तो वो मैं सारे जीवन नहीं भूलूंगा, और ये हमेशा याद रखूंगा कि आपको किस स्थान पर जाना चाहिए, आपको पता होना चाहिए उस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स कौन हैं, वहाँ पर किस प्रकार की ऑडियंस आपको मिलने वाली है। हालांकि कई केसेस में आपको पता नहीं होता है, किंतु वो जगह ऐसी थी, शायद मैं उस जगह के लिए चुनाव गलत था। तो वहाँ मैंने केवल एक भजन गाया था, मुझे आज तक याद है। जी। नॉर्मली मैं 1.5 से 2 घंटे की परफॉर्मेंसेस करता हूँ, वहाँ मैंने केवल और केवल एक भजन गाकर पैकअप कर दिया था। तो अच्छी स्मृतियाँ तो हमेशा रहती हैं, लेकिन बुरी भी हमेशा जीवन में कुछ सिखा कर जाती हैं। बिल्कुल सर। जी। जी, तो इन्हीं परफॉर्मेंसेस के बीच में आपके साथ कुछ ऐसी घटना हुई है कि जिसमें कोई ऐसा फ़ैन आपको मिल गया हो, या फिर आपका शुभचिंतक मिल गया हो आपको, कि आपको परेशान कर दिया हो बिल्कुल ही? नहीं नहीं, शुभ चिंतकों से, अपने फ़ैन से कभी परेशान नहीं हूँ, और मैं एक ख़ास समय लेकर चलता हूँ जब भी मैं शोज़ में जाता हूँ। जी। मैंने आज तक पिछले 30 वर्षों में जितने लाइव शोज़ किए हैं, कोई भी ऑर्गेनाइज़र मुझे ये नहीं कह सकता कि मैंने बाद में फ़ोटोज़ के लिए, बाद में सेल्फ़ीज़ के लिए समय ना दिया हो, बल्कि वो खुद कहते हैं कि विश्व जी आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं हूँ, आज मैं जो भी हूँ इनकी वजह से हूँ, कि तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था। तो मेरे लिए तो वो भगवान के जैसे हैं, जिन्होंने इतना प्यार दिया है मुझे, तो क्या मैं उनके साथ एक फ़ोटो नहीं खिंचा सकता? और जहाँ तक याद रखने का प्रश्न है, मुझे याद है कोलकाता में मेरा एक शो हुआ था, और जब मैं एक मोटिवेशनल भजन गा रहा था, जी। तो उस व्यक्ति ने मेरे हाथ पर लाकर गुटखा और कुछ वो तंबाकू वगैरह खाते थे, वो रख दिया कि विशु जी मैं आज के बाद ये कभी जीवन में नहीं खाऊंगा। वो भी मुझे इंसिडेंट याद है।
ये तो मतलब सर हाँ, आपके लिए मतलब मेरे भजन इस काबिल बने, मेरी रचनाएं, कि वो किसी व्यक्ति की किसी ऐसी बुरी आदत को छुड़ा सकें. बिल्कुल सर, मतलब इससे बड़ा एक आर्टिस्ट के लिए आई फील गिफ्ट क्या प्राउड. होगा. हाँ, आई फील जी प्राउड फॉर दैट. बिल्कुल सर. कुछ ही कुछ सवाल बचे हैं. जी इसमें जी से एक मेरे हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल सवाल है आपके लिए. जी. क्योंकि आप जितना, जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि आप बहुत जैसे आपने बोला कि शांतिपूर्वक आराम आराम वेरी से कूल माइंडेड वेरी कूल पर्सन. माइंडेड ऐसे चल रहे हैं, और बहुत जी. ही मतलब आपका एटीट्यूड काफ़ी पॉजिटिव है चीज़ों को लेके. आई विल इंटरप्ट कि जी छोटी सी बात के लिए कि मैं बिल्कुल. कूल क्यों हूँ. इंसान पता है परेशान क्यों है, जी कि मुझे ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता. 24 घंटे वो ऊपर वाले से ना कंप्लेनिंग मोड में रहता है. जी जी जी. तो आज आप लिख लें, वक्त से पहले और मुकद्दर से ज़्यादा और आपके एफर्ट से ज़्यादा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा. क्या नेवर. तो किस लिए परेशान होगा ना. जो आपके भाग्य में है वो मिलकर रहेगा एफर्ट्स करने के बाद. लेकिन जो आपके भाग्य में भी नहीं है वो आप एफर्ट्स करने के बाद भी नहीं ले पाएंगे, या किसी की लेग पुलिंग के बाद भी नहीं ले पाएंगे. जी, उससे हम सिर्फ कुछ सीख ले सकते हैं. स्टे पॉजिटिव, स्टे क्या बात हैप्पी. क्या बात है सर. तो सर आपसे बस ये है कि आप अपने फ्यूचर जनरेशन ऑफ संगीतकार को क्या सलाह देना चाहेंगे अपने लाइफ से, या फिर देखिए, अपनी मैं संगीतकारों को और गायकों को तो एटलीस्ट नहीं नसीहत दे सकता, बिकॉज मैं खुद अभी प्रैक्टिकली अरे सर. आई एम इनटू सोशल फील्ड, और प्रैक्टिकली मैं म्यूज़िकल फील्ड से जुड़ा हूँ, और अभी इस लायक नहीं हुआ हूँ कि मैं कुछ एडवाइस दे सकूँ. हाँ, अपने एक्सपीरियंसेस को ज़रूर शेयर करूँगा. चाहे वो राइटर्स हैं, तो अगर भजन लिखते हैं तो कम से कम ऐसा कुछ ज़रूर लिखें जिससे हमें सीखने को मिले. भजन का मतलब ये नहीं होता कि आप 24 घंटे ऊपर वाले की तारीफ़ में गाते रहें जी या ऊपर वाले की तारीफ़ में लिखते रहें. ऊपर वाला कभी आपकी तारीफ़ का भूखा नहीं है ना. वो कहता है मुझे 24 घंटे 365 दिन मेरी पूजा कीजिए. वो ये कहता है अगर आप अपने आप को इस मानव जन्म में सुधार लेते हैं, इफ़ यू इम्प्रूव योर सेल्फ, जी तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी. तो ऐसी रचनाएं लिखें जिसमें इंसान के लिए एक मैसेज भी हो. और ये मेरा भी लक्ष्य रहता है, टारगेट रहता है कि मैं कुछ भी गाऊं, कुछ भी लिखूं, एक तो बाय हार्ट गाऊं और उसमें कोई ना कोई मैसेज हो ह्यूमैनिटी के लिए. जी बिकॉज ह्यूमैनिटी इज़ द ग्रेटेस्ट वर्शिप, ग्रेटेस्ट रिलीजन. बिल्कुल मानवता से ऊपर कुछ भी नहीं है. और सेम म्यूज़िक डायरेक्टर्स के लिए कि ऐसा संगीत बनाएं, केवल नाचना ही तो सब कुछ नहीं है ना. नाचना नचाना एंटरटेनमेंट बन गया है, टेम्परेरी नहीं परमानेंट बन गया है. और तेरी तलाश करते करते मेरे मालिक, सत्संग भी अब एक इवेंट बन गया है. क्या बात है सर. ये तो सो डोंट मेक भजन संध्याज अ इवेंट. Of जस्ट course. लिसन, क्लोजिंग योर आईज आफ्टर be at the moment. बी एट द मोमेंट. Of course सर. सर आपका फेवरेट कोई आपका गाना जो आपने गाया हो, या फिर कुछ ऐसा गाना जो आपके साथ रह गया हो, मतलब परफॉर्मेंस नहीं, परफॉर्मेंस पहला क्वेश्चन था. ये क्वेश्चन ऐसा है कि जो आपका एक ऐसा गाना हो कि आपको लगा हो कि हाँ ये गाना है, जैसे आपने पहले भी बताया इस पॉडकास्ट के कुछ 3-4 गानों के आपने नाम लिए, क्या उनमें से कोई एक ऐसा गाना है जो आपके साथ रह गया कि हाँ ये शायद से कुमार विशु जी की पहचान है, या फिर ये मेरे को बहुत पसंद है गाना, सुनना भी और गाना भी. देखिए, जहाँ तक पहचान का प्रश्न है, मेरे सभी सुनने वाले जानते हैं मैं जिस रचना से जाना जाता हूँ. जी कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, जी बाद अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा. जी ये मेरी सबसे प्रिय रचना है, क्योंकि इस रचना में कहिए, भजन में कहिए, एक तो ये किसी धर्म के लिए नहीं है, ये मानवता के लिए है. और इसमें वो चीज़ें लिखी गई हैं जो इंसान अपने पूरी ज़िंदगी में नहीं करता है. जी तो अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं गाकर भी सुना दूँगा. बिल्कुल बिल्कुल सर. मैं इस लायक नहीं समझता नहीं नहीं, अपने आप को बिल्कुल. कि और मैं- हारमोनियम भी साथ रखा है, तो वाई टू डिप्राइव Of course, ऑडियंस, sir, है of ना. course, बिल्कुल. Sure. For you guys only. कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा. कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा. गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया. तन को धोया मगर मन को धोया नहीं,
फिर गंगा नहाने से क्या फायदा, क्या बात है सर। कभी प्यासे को पानी। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स, क्योंकि मेरा मानना है अगर आपका मन साफ हो गया तो आप ऊपर वाले के नज़दीक हैं। उसको ढूंढने के लिए किसी तीर्थ स्थान पे जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने अंदर झांक लीजिए, बस वही बहुत है। बहुत बहुत बढ़िया बात करी सर आपने। और ये गाना भी जैसा आप बता रहे थे कि पूरा का पूरा ह्यूमैनिटी पे बेस्ड ह्यूमैनिटी है पर बेस्ड है, कि ह्यूमंस को ह्यूमंस की हेल्प करनी चाहिए, मतलब माँ बाप की सेवा माँ करनी बाप की चाहिए। सेवा करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये गाना तो बिल्कुल ही आपका जो आपने कहा उसके बारे में ठप्पा हो गया, एकदम एपिटोम ऑफ योर सिंगिंग। बिल्कुल सर, क्या बात है। एंड फॉर यू व्यूअर्स, सर ने आपके लिए स्पेशली ये गाना गाया है तो उसके लिए लाइक ज़रूर देना, है ना, Thank you शेयर भी so करना much. ज़्यादा से ज़्यादा। सर इसके साथ हम अपने सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे आपके साथ। आई होप अब तक आपको हमारी कॉन्वर्सेशन अच्छी लगी होगी। वंडरफुल। अरे सर थैंक यू। सर आपके लिए एक अगला क्वेश्चन ये है कि आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या हो सकते हैं कि आगे आप, जैसे कि हमें पता है कि आप टी सीरीज के साथ काफ़ी काम करते हैं, आपका खुद का चैनल है जिसपे बाय द वे सर के काफ़ी सारे ऑलमोस्ट फॉलोअर्स 1 मिलियन ऑलमोस्ट 1 मिलियन होने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी करो 1 मिलियन जाके। क्या कर रहे हैं आप? आई विल बी गेटिंग गोल्डन बटन वेरी सून विद योर ब्लेसिंग्स। या सर, सो आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या हैं फिलहाल? भजन मैं गाता ही रहता हूँ और सभी कंपनीज, सभी चैनल्स के लिए ऑलमोस्ट रोज़ ही गाता हूँ मैं। ईश्वर की आराधना पूजा रोज़ करता हूँ भजनों के माध्यम से। और मेरी तमन्ना है, जो मेरा पहला प्यार रहा है गज़लें, जी अब मैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दूँ, क्योंकि वरना कहते हैं ना, कोई ख्वाहिश अधूरी लेकर जाना नहीं चाहिए। बिल्कुल। भले एक टेस्टिंग एक्सपीरियंस करके मैं अपना गीतनुमा गज़लें कहिए या प्रॉपर गज़ल के फॉर्म में, जो आज के दौर के म्यूज़िक फॉर्मेट में रहेगा, मैं वो रिलीज़ करना चाहता हूँ बहुत जल्दी। बिल्कुल। और वो भी मैंने सोचा हुआ थॉट, और ऑलमोस्ट वो रिकॉर्डिंग स्टेज पर है, बस उसका शूट होना बाकी है। रिकॉर्ड हो चुका है कि बचपन पर मैंने वो गीतनुमा गज़ल गाई है कि आता है याद बचपन बीता हुआ ज़माना, कागज़ की कश्तियों को बरसात में बहाना। एंड एवरी पर्सन हैज़ फाउंड मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड। ऑफ कोर्स सर। कोई ये नहीं कह सकता बचपन की मेरी यादें नहीं है। हाँ, मतलब जैसा भी बचपन रहा हो लोगों का, सब यही कहेंगे कि बचपन में कुछ ना कुछ तो ऐसे मीठे पल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर इफ़ यू मे अलाउ अस, नहीं, sure. तो आप कोई ऐसी कोई गज़ल है आपकी जो फेवरेट, जो अभी हम दर्शकों के सामने आप गा सकते हैं? कोई भी छोटी मोटी कुछ भी चलेगा। हाँ बिल्कुल, मैं इसकी 2 पंक्तियाँ आपकी नज़र कर देता हूँ। बिल्कुल गीतनुमा सर, गज़ल है। हाँ, बिल्कुल। तो बचपन की तरफ आपको लिए चलता हूँ। आता है याद बचपन बीता हुआ ज़माना, है आता है याद बचपन बीता हुआ ज़माना, कागज़ की कश्तियों को, कागज़ की कश्तियों को बरसात में बहाना, आता है याद बचपन बीता हुआ ज़माना। क्या बात है सर, क्या बात है। मतलब पूरा मैं चाहूँगा जब रिलीज़ होगा सब हाँ, लोग सुनें। वही मैं बोलने वाला था कि अगर आपको चाहिए कि आप ये पूरा गज़ल सुने तो सर के चैनल पर जाइए, 1 मिलियन करवाइए, और सर फिर बहुत जल्द अपना गज़ल अपने चैनल पर डालेंगे। और मैं बता दूं, कुमार विशु चैनल पूरा आपको लिखना पड़ेगा, नॉट ओनली कुमार विशु। अगर सिर्फ कुमार विशु लिखेंगे तो वहाँ मेरा पूरे फोल्डर्स भजन से निकल के आएंगे। तो आपको लिखना पड़ेगा मेरे चैनल के लिए कुमार विशु चैनल। जी, तो समझ गए ना, कुमार विशु चैनल यूट्यूब पे जाके। और वहाँ पर मेरी एक फ़ोटो होगी, पिक होगी, प्रोफाइल पिक, जिसमें डपली लेकर बैठा हूँ मैं। अरे सर हाँ, वो आपके इंस्टाग्राम पे भी मैंने जी, देखी। जी, जी, बिल्कुल बिल्कुल, सर। बिल्कुल। सर आखिरी सवाल, जी। बहुत ही मतलब आराम वाला सवाल है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। नहीं। अभी के ज़माने में आपका फेवरेट सिंगर कौन है? मेरे लिए सब बढ़िया है, बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। अगर शुरुआत से आप स्टार्ट करेंगे तो हम रफ़ी साहब, किशोर जी, लता जी, आशा जी, इन सबको सुनकर बड़े हुए हैं। जी। मुकेश जी। उसके बाद जब गज़लें सुननी शुरू की तो मुझे जगजीत सिंह साहब की जो एक सॉफ्टनेस है, गंभीरता है, वो मुझे बेहद पसंद रही। और उसके बाद दौर आया
जिसको कंप्लीट प्लेबैक सिंगर हम मानते हैं, उसमें बहुत से गायक आते हैं। सोनू निगम भी आते हैं, उदित जी भी आते हैं, और क्या नाम है, अरिजीत जी भी आते हैं। और अब जो आज के दौर में ऑफ कोर्स सबके हार्ट थ्रॉब हैं अरिजीत जी। मुझे उनकी गायकी भी बहुत अच्छी लगती है। तो हर दौर के गायकों को सुनना और संगीत को सुनना भी अपने आप में एक इजाफा करता है, यानी एक इम्प्रूवमेंट करता है सिंगर के लिए। बिल्कुल। हर दौर के म्यूज़िक को और हर देश के संगीत को, हर प्रकार के संगीत को सुनते रहना चाहिए। बिल्कुल सर। सर आपसे और भी बहुत सारे सवाल हैं, बट मैं आज के लिए आपको यहीं पे जी सर, मतलब मैं ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता, मतलब लगे आप नेक्स्ट टाइम से हमारे पास बोले कि नहीं यार ये परेशान करता है। नहीं, आई रियली एंजॉयड। थैंक यू सो मच सर, मीन्स अ लॉट हमारे पास आप आए, हमारे पहले पॉडकास्ट में आप आए एज अ गेस्ट। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड गुड विशेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर। तो गाइस, इसी के साथ आज का हमारा पहला पॉडकास्ट यहीं पे ख़त्म होता है। आई वॉन्ट यू ऑल टू गो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल विच इज़ अंजना पॉडकास्ट, एंड ऑफ कोर्स टू सर्च चैनल। सर एक बारी आप भी प्लग इन कर दीजिए। इट्स कुमार विशु चैनल। जी, जल्दी जाओ, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि सर को और भी लोग देखें, जाने और उनकी सिंगिंग के साथ और भी लोग जुड़ पाएँ। ऑलरेडी 1 मिलियन होने वाले हैं, जल्दी 2 मिलियन भी करवा दो। क्यों? Thank you very much, Abhinav. Thank you so much, sir. Means a lot. All right, guys, with that, our first podcast is officially over. See you next time. And till then, Jai Hind. Jai Hind.